screen is visible. My screen is visible. Not yet, sir. Yet. Yes, Yes. sir. Today we will discuss one way and general linear model. तो what is the difference between one way ANOVA and general linear model? किसी को पता है इसके बारे में? वन वे तो पता होगा, जनरल लीनियर मॉडल नहीं पता होगा. Yes, anyone? No. No, sir. अच्छा, आप रीड करो ज्योति, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे. One way ANOVA general linear model. Analysis of variance is used when we want to compare the means of more than two samples, which was not possible in the t-test. ANOVA can be used for comparing means by comparing means to group. Analysis of variance is also used when we want to know the effect of independent variable, nominal or scale or non-metric, on dependent variable, interval, ratio, metric or continuous. यहाँ पे एक वर्ड है इफेक्ट. Yes, sir. अगर हमें ये इफेक्ट वाली चीज पता करनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं जनरल लीनियर मॉडल. बट इफ यू वांट टू कंपेयर बिटवीन ग्रुप्स, केवल ग्रुप्स का कंपैरिजन करना है, तो वन वे एनोवा. जैसे हमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट किस पे चेक करना है? डिपेंडेंट पे. हम क्या यूज करेंगे? जनरल लीनियर मॉडल. और अगर हमें सिर्फ कंपैरिजन करना है बिटवीन द ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ एनी पर्टिकुलर वेरिएबल, टेस्ट वेरिएबल. जैसे सपोज करो आपको मार्क्स हैं किसी सब्जेक्ट के और मेल फीमेल में कंपैरिजन करना है, तो ये कंपैरिजन तो टी टेस्ट से भी हो जाएगा. अगर थ्री ग्रुप्स हैं तो थ्री ग्रुप्स के जैसे थ्री स्पेशलाइजेशन के मार्क्स को कंपेयर करना है, तो वहां पे एनोवा यूज करते. लेकिन अगर हमें यूज करना है कि स्पेशलाइजेशन का इफेक्ट अगर हमें मार्क्स पे चेक करना है, तो दिस केस इज वैलिड. दोनों में डिफरेंस क्लियर हो रहा है? Yes, sir. वन वे इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन. हाइपोथेसिस में वर्ड क्या यूज होगी? कंपैरिजन वर्ड यूज होगा. और अगर जनरल लीनियर मॉडल अगर हम यूज कर रहे हैं तो क्या यूज होगा? Effect. हाइपोथेसिस में इफेक्ट यूज होगा. बहुत छोटा वर्ड है इफेक्ट और कंपैरिजन, लेकिन वहां से आपका ऑब्जेक्टिव भी चेंज दिखेगा, हाइपोथेसिस भी चेंज दिखेगी. क्लियर हो रही कि नहीं मेरी बात? जी सर. बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है ये, कि जब हम हाइपोथेसिस या ऑब्जेक्टिव डिजाइन करते हैं तो हमें पता ही नहीं होता है टेस्ट लगाने वाले हैं. इसीलिए Yeah. ऑब्जेक्टिव्स कुछ लोग बनाते हैं, हाइपोथेसिस कुछ का बन जाता है, फिर एनालिसिस कुछ की हो जाती है. कुछ पता नहीं होता है, सीक्वेंस कुछ क्लियर नहीं होता है. तो हमें पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें करना क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा. कंपैरिजन अगर ऑब्जेक्टिव है तो वन इफेक्ट अगर हमें निकालना है तो जनरल लीनियर मॉडल. क्लियर? सर आपकी आवाज बार बार ब्रेक हो रही है. अच्छा, ब्रेक हो रही है आवाज? सर हाँ, बीच बीच में जा रही है फिर आ जा रही है. अच्छा, थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा.
अब जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के कुछ एग्जांपल्स हमने लिखे हुए हैं। प्राइस लेवल इंडिपेंडेंट, प्रमोशन टूल्स, टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, कलर ऑफ पैकेजिंग, साइज ऑफ पैकेजिंग, वेट ऑफ द प्रोडक्ट्स शुड बी नॉन मैट्रिक। का मतलब क्या? ग्रुपिंग वेरिएबल ये सारे हैं। ये सारे वेरिएबल कैसे हैं? ग्रुप्स वाइज हैं। जैसे प्राइस लेवल का क्या मतलब है? प्राइस में जैसे एक ही प्रोडक्ट के थ्री प्राइस अगर हो, तीन प्राइसिंग हो, एक प्रोडक्ट 35 रुपीज का है, एक प्रोडक्ट वही सेम प्रोडक्ट आपका 40 रुपए में है, वही सेम प्रोडक्ट आपका 50 रुपए में है। प्राइस के थ्री लेवल टूल्स का, जैसे इंटरनेट मीडिया से हम प्रमोट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, होर्डिंग से, प्रिंट मीडिया से, तो ये प्रमोशन टूल्स कई प्रकार के हो गए। तो इसमें भी कई levels हो सकते हैं। टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कितने तरह के होते हैं? बहुत सारे। कलर ऑफ पैकेजिंग, कई कलर की पैकेजिंग होती है, रेड, ब्लैक, व्हाइट, ब्लू। साइज भी डिफरेंट होता है, 50 ग्राम का पैकेट है, 100 ग्राम का पैकेट है, 200 ग्राम का पैकेट है, वेट भी अलग अलग होता है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे क्या है? सेल्स किसी प्रोडक्ट का, या रेटिंग, 10 के बीच में हम रेटिंग ले रहे हैं किसी ओपिनियन बिहेवियर, रिस्पोंडेंट बिहेवियर किसी पर्टिकुलर केस पे। शुड बी इन मैट्रिक। नॉन मैट्रिक और मैट्रिक का क्या? एनीवन? सर आपकी आवाज बहुत ज्योति, ब्रेक होती है। ब्रेक हो रही है? सर यस, आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, क्लियर नहीं आ रही है। नेटवर्क का इश्यू थोड़ा सा आ रहा है क्या? हाँ, यस, टेल मी द डिफरेंस बिटवीन नॉन मैट्रिक वेरिएबल एंड मैट्रिक वेरिएबल। Clear or not? My voice is clear or not? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? सर ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। अच्छा, ब्रेक हो रही है। मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि नॉन मैट्रिक और मैट्रिक का डिफरेंस क्या है? सर नॉन मैट्रिक नॉमिनल डेटा और ऑर्डिनल और कैटेगरिकल डेटा को बोलते जाता है, और मैट्रिक डेटा हाँ, आपका ratio में होगा, intervals में होगा, या फिर कंटिन्यूस डेटा। ये रेशियो स्केल में हो सकता है, हाँ। ये या 1 to 10 के स्केल में हो सकता है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ऐसा होना चाहिए हमें एनोवा लगाने के लिए। अगर हमें एनोवा करना है या जनरल लीनियर मॉडल यूज करना है, तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसा होना चाहिए? ग्रुपिंग फॉर्मेट में होना चाहिए। और डिपेंडेंट वेरिएबल कैसा होना चाहिए? रेशियो फॉर्मेट में होना चाहिए। ये 1 to 10, ये 1 to 7 स्केल या 1 to 5 स्केल में होना चाहिए। अभी भी वॉइस नहीं क्लियर है? सर नहीं, क्लियर नहीं है, ब्रेक हो रही है सर बहुत ज्यादा। सर एक बार ही बहुत एग्जिट ज्यादा कर ब्रेक हो रही है। इन करके देख लीजिए, मतलब नेटवर्क का कुछ इशू रिजॉल्व हो जाए। एक मिनट यार, एक मिनट जरा, नेटवर्क कनेक्शन करके देखें। जी सर देख लीजिए।
हाँ, यस। अब आ रही है आवाज? Yes, यस sir. सर। हाँ, अब नहीं ब्रेक हो रहा है? नहीं सर, ठीक है। अच्छा, ठीक है, चलिए। यहाँ पे एनोवा यूज करने के लिए 4 टाइप्स के डिजाइन होते हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। पहले डिजाइन का नाम क्या है? कंप्लीटली रैंडोमाइज्ड डिजाइन। ये क्लियर हुआ कि नहीं? पहले वाला पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं? इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट का डिफरेंस। Yes, sir. Independent variables should be grouping variable, dependent variables should be in metric ratio scale for ANOVA या जनरल लिनियर मॉडल यूज करने के लिए हमें ऐसा होना चाहिए कंडीशन। अगर इसी को हम रिवर्स कर दें, रिवर्स मींस डिपेंडेंट वेरिएबल को ग्रुपिंग कर दें और इंडिपेंडेंट को मैट्रिक कर दें, तो क्या कौन सा टेस्ट हमने बताया था यूज कर सकते हैं? The discriminant analysis. डिस्क्रिमिनेंट हाँ, टेस्ट। डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा ग्रुपिंग में हो जाए, जैसे दो बिजनेस ग्रुप्स के कंपैरिजन करना है, उसको हमने डिपेंडेंट वेरिएबल बना लिया। और वहाँ की फैकल्टी नंबर्स, वहाँ का नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, नंबर ऑफ लैब्स कितने हैं, नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, नंबर ऑफ प्रोमोटर्स कितने हैं, नंबर ऑफ कंप्यूटर कितने हैं, नंबर ऑफ, इस तरह के अगर इंडिपेंडेंट, इस तरह के इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं रिवर्स केस में, तो वहां पे कौन सा टेस्ट यूज कर सकते हैं? Discriminant analysis. डिस्क्रिमिनेंट। तो रिवर्स ऑफ एनोवा इज नोन एज? Discriminant analysis. हाँ, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि वो भी केस हम डिस्कस करेंगे, तो ये हमें क्लियर होना चाहिए। इस केस से हमें वहां का वेरिएबल सेट करने में आसानी होगी कि हम इसी को रिवर्स कर देंगे तो डिस्क्रिमिनेंट समझ में आ जाएगा। नाउ कम टू द 4 टाइप्स ऑफ डिजाइन इन एनोवा। वन इज नोन एज कंप्लीटली रैंडोमाइज्ड डिजाइन, जिसका फाइल फॉर्मेट हमने भेजा था, फाइल जी CR। जी जी. कंप्लीटली रैंडोमाइज्ड डिजाइन जिसमें 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और 1 डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, सिंगल फैक्टर इसको बोलते हैं। सेकेंड वन इज रैंडोमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं RB डिजाइन। इसमें क्या होता है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच में एक ब्लॉक आता है, 1 ब्लॉक। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच में क्या आता है? एक ब्लॉक आ जाता है, कोई बीच में कोई इन्फ्लुएंसिंग वेरिएबल कह सकते हैं, या आप इसको मीडिएटिंग वेरिएबल भी कह सकते हैं, या नाम दे सकते हैं इसको। इसको हम ब्लॉक वेरिएबल बोलते हैं, ब्लॉक फैक्टर। तीसरा डिजाइन क्या है? थर्ड डिजाइन इज नोन एज LS, लैटिन स्क्वायर डिजाइन, जिसमें क्या करते हैं, देयर आर 2 ब्लॉक्स, 2 वेरिएबल ऐड होते हैं बीच में। उस डिजाइन का नाम क्या है? लैटिन स्क्वायर डिजाइन। एंड फोर्थ इज नोन एज, जिसमें बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, 2 or more इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड 1 डिपेंडेंट वेरिएबल। दिस फुल फैक्टोरियल इज आल्सो नोन एज 2-वे एनोवा। तो जरा फिर से मुझे कौन है, सागर? यस सर। हाँ, आप जरा क्लियर करके बताओ मुझे क्या समझ में आए 4 डिजाइन से। सर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन यूज इन एनोवा, इसमें हाँ सर 4 टाइप के डिजाइन है। फर्स्ट है कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन। हाँ इसमें सर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। हाँ। ठीक है सर। सेकंड है रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, जैसे इसमें एग्जाम्पल में जैसे हमने एडवर्टीजमेंट टाइप्स लिया, इंडिपेंडेंट एडवर्टीजमेंट टाइप्स, और रिस्पोंडेंट का लाइकिंग डिसलाइकिंग को रेट किया 1 to 10 स्केल पे। तो लाइकिंग को सपोज करो डिपेंडेंट मान लिया, एडवर्टाइजमेंट टाइप्स को क्या क्या मान लिया हमने? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है हाँ, अब रैंडोमाइज बताओ। सर। सेकंड रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन में सर 2 वेरिएबल यहाँ भी होते हैं। वन फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट एंड सेकंड वन इज
dependent variable, but there is one block something, इसको एक बीच में भी एक वेरिएबल होता है, बता आई थिंक ये क्या रोल प्ले करेगा, बट जैसे सपोज करो हमने एडवर्टीजमेंट मीडिया लिया हमने, और यहाँ पे हमने एक एडवर्टीजमेंट मीडिया मैगजीन को इंट्रोड्यूस कर दिया, मैगजीन। ठीक। कि मैगजीन के भी ऐड पे क्या फर्क पड़ता है रिस्पोंडेंट के बिहेवियर पे। तो मैगजीन के ऐड होने से हमारा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का क्या रिलेशन बन रहा है, या मैगजीन का क्या फर्क पड़ रहा है यहाँ। अच्छा ठीक। दो ब्लॉक अगर यूज कर दें मैगजीन के अलावा, एक सोशल मीडिया ऐड कर दिया, मैगजीन एंड सोशल मीडिया, तो 2 ब्लॉक्स बोलेंगे उसको। ठीक। और फोर्थ केस क्या है? फुल फैक्टोरियल डिजाइन। हाँ, इसमें से 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। हाँ, ये तो बहुत आसान केस होता है जिसमें हमें 4 इंडिपेंडेंट ले लिए और एक डिपेंडेंट, जैसे अगर सेल्स हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आप इंडिपेंडेंट कई तरह की चीजें ले सकते हैं। 2-3 फैक्टर ले लिया हमने इंडिपेंडेंट में, बट इंडिपेंडेंट होना कैसा चाहिए सब में? ग्रुपिंग नॉमिनल स्केल में होना चाहिए, ब्लॉक भी नॉमिनल स्केल में होना चाहिए, बट डिपेंडेंट कैसा होना चाहिए? मैट्रिक। मैट्रिक। ये क्लियर है कि नहीं, ये 4 डिजाइन? इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम लोग? CR। आपने कहीं देखा होगा CR बोलते हैं इसको, जनरली लिखा होता है। इसको क्या बोलते हैं? RB बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसको क्या बोलते हैं? LS बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? FF बोलते हैं। क्लियर? यस सर। Now come to the where IV is independent variable, non metric, B is block variable या influencing variable भी बोलते हैं इसको, या मीडिएटिंग वेरिएबल भी नाम दे सकते हैं इसका। D is clear। अच्छा, एक केस है, इसको इसको कौन पढ़ेगा? शिवानी। जी सर। हाँ, Sir, example on CR design in one-way ANOVA. Suppose a marketing agency want to test which advertising campaign is preferred by a target customer. In this case, 3 advertising media is print, internet, and hoardings is an independent variables, a non-metric variable or categorical variable, and preference is a dependent variable in the interval scale from 1 to 10 scale. The meaning of 1 is not like and 10 is most like, and the respondent rating will be between the 1 to 10. The total respondent in the above cases is 18. सैंपल साइज इज 18. क्लियर? डिपेंडेंट वेरिएबल का स्केल कितना है? 1 to 10। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसा है हमारा? Categorical. प्रिंट को 1 समझ लें, इंटरनेट को 2 समझ लें, होर्डिंग्स को 3 समझ लें। तो क्वेश्चन इज क्लियर, केस इज क्लियर। Yes, sir. तो हाइपोथेसिस हमारी कैसे बन जाएगी इस केस में? यस, रीड इट। Sir, null hypothesis, there is no significant difference in the mean rating of the 3 advertisement campaign. H0, mean rating of all the 3 advertisement campaign is same for the respondent, or A1 equal to A2 equal to A3, where A1 is print, A2 is internet, A3 is a hoarding. तो ये हाइपोथेसिस स्टाइल देखा आपने 3 तरह की, जी तीनों में एक ही बात कही जा रही है, जी। अलग तो नहीं है, ये अल्टरनेट तो नहीं है ना? नो सर। सारी नल है, अल्टरनेट नहीं है ये।
अगर आप अल्टरनेट भी लिख देंगे तो क्या क्या चेंज हो जाएगा? फर्स्ट में क्या चेंज होगा? यहाँ पे नो हट जाएगा। यहाँ पे क्या चेंज आएगा इसमें अल्टरनेट में? Sir, mean rating for all three advertisement campaign is not same for the इज respondent. नॉट सेम। और यहाँ पे क्या चेंज आ जाएगा अल्टरनेट में? Sir, A2 and A1 is not equal to A2 and A2 is not equal to A3. हाँ, तो यहाँ पे पोस्ट हॉक टेस्ट जब यूज होता है तो जब इक्वल टू नहीं होता है तो पोस्ट हॉक टेस्ट सुना होगा, पोस्ट हॉक Yes. टेस्ट। तो वो यहाँ पे यूज होता है जब हमारी ये इक्वल नहीं होता। अगर इक्वल है तो हम मल्टीपल कंपैरिजन नहीं करते हैं। तो हमें वेरिएबल्स क्रिएट करना है। कौन कौन से वेरिएबल हम क्रिएट कर लें? क्रिएट टू वेरिएबल्स AD एंड रेटिंग इन वेरिएबल व्यू इन स्पेसेस एज शोन बिलो। तो हमने दो वेरिएबल बना लिए। कौन कौन से? Advertisement and rating. हाँ, एडवर्टीजमेंट में वैल्यू लेबल्स क्या क्रिएट किया है हमने? 1 2 3। Yes, sir. 1 क्या था? प्रिंट 2 internet, 3 एंड holding. 3 होर्डिंग्स। स्केल आप चेक करो, मेजर्स में क्या स्केल है, यहाँ ध्यान देना। Grouping nominal और हाँ। नीचे क्लियर? जी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, इंटर द डेटा इन डेटा व्यू। हमने रेट कर दिया। पहले रिस्पोंडेंट ने रेट किया, जैसे क्वेश्चन पूछा होगा ना, क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चनर बना होगा। क्वेश्चनर तो आपने पिछले क्लास में हमने बताया था ना क्वेश्चनर बनाने का तरीका। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा हो गया होगा? एडवर्टीजमेंट कैंपेन के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया होगा? रेटिंग के बारे में। दो ही क्वेश्चन है इसमें। यस सर। ऐसा क्वेश्चनर जिसमें दो ही क्वेश्चंस हैं। जनरली हम लोग क्वेश्चनर कितना बनाते हैं? 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन। लेकिन इस केस को स्टडी करने के लिए कितने क्वेश्चंस की जरूरत है हमें? बस दो क्वेश्चंस की। कैसे एनालाइज करेंगे इस केस को? क्लिक एनालाइज, सेलेक्ट कंपेयर मींस एंड क्लिक वन वे एनोवा, वी विल गेट अ डायलॉग बॉक्स। एनालाइज कंपेयर मींस वन वे एनोवा। जैसे हमने क्लिक किया तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ जिसमें डिपेंडेंट लिस्ट एक दिख रहा है, एक फैक्टर दिख रहा है। तो डिपेंडेंट में क्या होगा और फैक्टर में क्या होगा? सर, डिपेंडेंट में एडवर्टीजमेंट और फैक्टर में रिस्पोंडेंट रेटिंग। नहीं डिपेंडेंट। सर डिपेंडेंट में होगा रिस्पोंडेंट रेटिंग और फैक्टर में होगा एडवर्टीजमेंट कैंपेन। यस, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा स्केल में, यहाँ पे स्केल का साइन भी दिख रहा है, आप ध्यान से देखो। दिख रहा है ना, एक स्केल पटरी बनी हुई है छोटी सी येलो कलर की। यस सर। और वहां पे 3 सर्किल्स बने हुए, उससे भी क्लियर है। तो वो एडवर्टीजमेंट कैंपेन फैक्टर में जाएगा। और यहाँ पे कुछ बटन्स दिए हैं, कंट्रास्ट, पोस्ट हॉक, ऑप्शन, बूट स्टेप, इसका आगे यूज आएगा। सेंड रेटिंग इन डिपेंडेंट लिस्ट बॉक्स, ऐड इन फैक्टर in this dollar, and there are various other tabs for different applications. Click OK tab for output as follows. हाँ, ज्योति, इंटरप्रिटेशन क्या लिखा हुआ है? The significance value is 0.203, which is greater than 0.05 commonly accepted significance level, hence accept H0. Therefore, we can conclude that all the advertisement campaign are same, or there is no difference in all the 3 ad campaigns. दैट मीन्स तीनों कैंपेन क्या है? सेम रिस्पॉन्ड किया रिस्पोंडेंट ने, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर यही वैल्यू 0.05 से कम आती तो डिफरेंस होता। तो डिफरेंस होता, तो फिर कौन सा टेस्ट अप्लाई करते हैं नेक्स्ट लेवल का?
Sir, post hoc test. पोस्ट हॉक टेस्ट। क्लियर हो रही है मेरी बात? डिसीजन रूल क्या कहता Yes, है? sir. If significance value is less than 0.0, reject H0. If significance value is greater than, accept H0. In the above case, second rule is correct. Clear? Is there any confusion in this first case? No, No, sir. sir. Now come to the second randomized block design. Addition of one block variable magazine in the previous example. उसी एग्जाम्पल में हमने एक वेरिएबल और क्रिएट कर दिया। कौन सा? मैगजीन। मैगजीन में भी ऐड कर रहे हैं हम अपने प्रोडक्ट की, और रिस्पोंडेंट को दिखा रहे हैं for this new blocking variable magazine, create magazine variable in variable view, enter the data. Suppose there are 6 magazines used for the ad campaign and the magazine is represented in the data view by 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 टाइप्स की मैगजीन है। कितनी? 6. तो 6 ग्रुप हो गए। 6 कैसा कैसा वेरिएबल है? नॉमिनल वेरिएबल है कि कैसा वेरिएबल? 6 ग्रुप है तो नॉमिनल हो गया। Yes, sir. हाँ, तो नॉमिनल ही होना चाहिए। सपोज क्या हाइपोथेसिस हमने बनाई इसके लिए? Suppose null hypothesis in this case will be H0. There is no effect of advertisement campaign on the mean ratings given by respondent. This हाँ। hypothesis same as in the CR design. No blocking variable is used. हम्म, And H0, there is no effect of block variable magazine on the mean rating given by the respondent for advertisement campaign. In this hypothesis, one blocking variable magazine is used. दोनों हाइपोथेसिस में डिफरेंस पता चल रहा है? Yes, sir. पहले वाला तो केस सेम था, जैसा हमने पहले निकाल लिया था वन वे एनोवा से। Okay. जो सेकंड वाला केस है, मैगजीन वाला जो केस है, वन वे एनोवा से नहीं निकल सकता। इसके लिए हमको जनरल लीनियर मॉडल का यूज करना होगा। कौन सा? General linear model. देयर इज नो इफेक्ट। वर्ड क्या यूज हुआ है यहाँ पे? Effect. हाँ, और वहां पे हम क्या यूज कर रहे थे? जैसे हमें डिफरेंस अगर पता करना है तीनों तीन प्रिंट मीडिया में, एडवर्टीजमेंट में, अगर हमें डिफरेंस पता करना है, वहां की हाइपोथेसिस में थोड़ा डिफरेंस क्लियर हो रहा है कि क्या बनाया था? So yes, वहाँ पे हमने there is no significant difference in the mean rating for the 3 advertisement. तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट यूज किया? वन वे एनोवा। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? आरबी डिजाइन में क्या यूज करने वाले हैं हम लोग? RB design is more powerful than CR design because here we can test both the hypothesis as it is not possible in CR design. This is very important line. एक वेरिएबल और ऐड हो गया, कौन सा? Magazine. Topic मैगजीन। variable. इसका वैल्यू लेबल्स हमने यहाँ पे नहीं दिखाया है, लेकिन वैल्यू लेबल्स हमने कैसे बनाना है इसको? जो हमने फाइल आपको सेंड की है उसमें वैल्यू लेबल्स क्रिएटेड है। मैगजीन की भी एंट्री हो गई, 6 टाइप की मैगजीन हो गई।
सर ये जो मैगजीन है वो तो प्रिंट मीडिया का ही तो एक टाइप होगा, तो फिर इसका अलग से इफेक्ट क्यों देख रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे? एक मिनट, जो हमारा 3 टाइप्स के एडवर्टीजमेंट कैंपेन हम कर रहे हैं, हम अपने प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ प्रिंट कर रहे हैं? प्रिंट सर में कर रहे हैं। प्रिंट प्रिंट में जैसे इंटर प्रिंट को जैसे कंसीडर कर रहे हैं, हम न्यूज़पेपर को कंसीडर कर रहे हैं, प्रिंट को। ठीक है सर। इंटरनेट को समझ में आ रहा है, होर्डिंग्स भी समझ जी में आ रहा है। जी और मैगजीन और प्रिंट में ये डिफरेंस है कि प्रिंट को अगर यहाँ पे न्यूज़पेपर लिख दें तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। कैसे जाएंगे अब हम? एनालाइज जनरल लीनियर मॉडल, क्लिक ऑन यूनिवेरिएट, वी विल गेट ए न्यू डायलॉग बॉक्स। कैसे जाएंगे? एनालाइज जनरल लीनियर मॉडल यूनिवेरिएट। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। डिफरेंस अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे? वन वे अनूबा। और अगर हमें इफेक्ट निकालना है तो क्या करेंगे? सर जनरल लीनियर मॉडल। हाँ, तो अभी पहले आपने इसके पहले इसका डिफरेंस क्लियर था कि नहीं इससे पहले? नो सर। हैं? नो सर। तो आपने इसका इस्तेमाल ज्यादा किया है कि उस वाले का ज्यादा इस्तेमाल किया पहले कभी, या कभी नहीं किया है दोनों का भी? सर अभी तक दोनों नहीं यूज किया है। अच्छा, दोनों ने यूज किया है। उसमें तो लिखा है सिनॉप्सिस में। हैं? हमने पर सिनॉप्सिस में जो अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म किए हैं उसमें हमने इफेक्ट वर्ड का यूज किया है। नहीं, तो इफेक्ट और डिफरेंस दोनों का क्लियर कट होना चाहिए ना। हम एनोवा दोनों में यूज कर सकते हैं, इफेक्ट में भी और डिफरेंस में भी। बट हमें क्लियर हो कि करना क्या है हमें। वो अभी हो रहा है क्लियर। अब क्लियर हो रहा है। जी सर। अच्छा, इसमें हमारे केसेस कैसे बनेंगे? केस स्टडी हमें कैसे तैयार करनी है? कितने केसेस इसमें तैयार हो सकते हैं आपके? सर 4 होंगे, 4 डिजाइन है अनोवा के तो 4। हैं? हाँ, 4 से ज्यादा केसेस बन जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया यूनिवेरिएट पे, एक डायलॉग बॉक्स खुला जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एक दिख रहा है बॉक्स, एक फिक्स्ड फैक्टर और एक रैंडम फैक्टर्स। तो आप सोच के बताओ, रैंडम में कौन कौन सा वेरिएबल जाएगा, फिक्स्ड में कौन सा जाएगा, डिपेंडेंट में कौन सा वेरिएबल जाएगा? सर डिपेंडेंट में तो रिस्पोंडेंट रेटिंग। हाँ, ये तो क्लियर है, एकदम 100% क्लियर है, इसमें तो कोई और कंफ्यूजन सर होना ही नहीं चाहिए। फिक्स्ड में हमारा एडवर्टीजमेंट कैंपेन। हाँ बिल्कुल, ये पहले से चला आ रहा है तो हमारा उसको हम डिस्टर्ब नहीं करने वाले हैं। और सर रैंडम में हमारा मैगजीन। अच्छा, मैगजीन जैसे हमने इंसर्ट किया यहाँ पे, जी तो इसको सर चेंज करके, हैं? नीचे भी सर नीचे भी 2 डायलॉग बॉक्सेस है ना, क्लियर नहीं दिख रहे हैं। हाँ, वो कोवेरिएट का है, उसको भी हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे यहाँ पे, कंफ्यूजन ना हो। ओके सर। तो पहले मैगजीन वाले तक क्लियर करते हैं। जैसे रैंडम का मतलब क्या है कि मैगजीन की जगह पे अगर हम कुछ और चेक करना चाहें, किसी और वेरिएबल का इफेक्ट इन्फ्लुएंसिंग देखना चाहें, तो चेंज करके कर सकते हैं हम। रैंडम का मतलब क्लियर? जी सर। और यहाँ पे रैंडम फैक्टर्स लिखा हुआ है, फिक्स्ड फैक्टर्स लिखा हुआ है, एस लगा हुआ है ब्रैकेट में। यस सर। इसकी साइज थोड़ी सी हम बढ़ा दें क्या इसकी? अब दिख रहा है क्लियर?
यस सर, अब क्लियर दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे एस लिखा हुआ है। फिक्स्ड फैक्टर्स भी यूज कर सकते हैं, रैंडम फैक्टर्स भी यूज कर सकते हैं। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस? मोर देन वन फैक्टर भी होंगे तो भी यूज कर हाँ, सकते मोर देन वन फैक्टर भी हम यहाँ फिक्स्ड में यूज कर सकते हैं। और मैगजीन में भी अगर दो मैगजीन की जगह पे दो वेरिएबल ब्लॉकिंग आ गए तो उसका नाम कौन सा डिजाइन हो जाएगा? लैटिन स्क्वायर डिजाइन। एलएस डिजाइन उसका नाम हो जाएगा, अगर दो ब्लॉकिंग हमने यूज कर लिया। मोर देन वन अगर हम यूज कर रहे हैं तो वहां लैटिन स्क्वायर, थ्री भी ब्लॉकिंग अगर यूज कर रहे हैं तो एलएस में ही आएगा। क्लियर हो रही कि नहीं ये चीज? जी। यस सर। कोवेरिएट और WLS को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे दिख रहा है मॉडल कंट्रास्ट प्लॉट्स पोस्ट हॉक सेव ऑप्शन। डायरेक्टली हम लोगों ने क्या किया, ओके को क्लिक कर दिया। यहाँ पे आउटपुट जनरेट हो गया। आउटपुट में हमें दिख रहा है एडवर्टीजमेंट के केस में हमें सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.005 आई, मैगजीन के केस में हमारी आई 000। तो सागर आप जरा इंटरप्रिटेशन आप इसको पढ़ के बताओ क्या होगा। सर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे ऊपर। हम्म, Since significance value from the computer output 0.005 is less than 0.05 commonly accepted significance level, hence reject at 0. Therefore, we can conclude that there is an effect of an ad campaign on the mean rating given by the respondent, or all the three different ad campaigns are not same, or all the three ad campaigns are significantly different in the mean rating given by the respondent. मतलब ये और करके इसलिए लिखा है हमने बार बार कि आपको ये सेंटेंस अलग अलग नहीं है, सेम सेंटेंस है। आपने कहा था ना कि इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है, Hmm. तो इंटरप्रिटेशन कई तरीके से आप लिख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो, जो आपको ऑब्जेक्टिव सपोर्ट करे। जैसा ऑब्जेक्टिव्स में अगर डिफरेंस वाली थोड़ी सी बात दिख रही है तो लास्ट वाला यूज कर लिया, लास्ट के अगर इफेक्ट वाली बात यूज कर रहे हैं तो इफेक्ट वाला यूज कर लिया। सेकंड इंटरप्रिटेशन क्या कह रहा है, जो आपका वैल्यू आई है जो सेकंड मैगजीन के लिए, रीड करना है। हाँ So since significance value p value from the computer output 0.000 less than 0.05 commonly accepted significance level, hence reject at 0. Therefore, we can conclude that there is an effect of magazine on the mean rating given by this respondent. The पहले above वाले केस में और इस वाले केस में डिफरेंस है कि नहीं? जहां पे CR डिजाइन में हमने यूज किया था और यहाँ पे क्या डिफरेंस है? सर हमने जो ब्लॉकिंग वेरिएबल है उसका इफेक्ट जो डिपेंडेंट वेरिएबल पे पड़ रहा है उसको भी चेक किया। हाँ, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.05 से कम आ रही है, वहां पे सिग्निफिकेंस वैल्यू कैसे आ रही थी? 0.20 ज्यादा आ रही थी। जी। तो इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मैगजीन?
मैगजीन की वजह से जो उनका रेस्पोंडेंट्स हैं, हाँ यस। उन वो जो रेटिंग दे रहे हैं उस पे इफेक्ट पड़ा है ज्यादा। हाँ तो वो मैगजीन में ऐड अगर नहीं दिया किसी कंपनी ने, और मैगजीन में किसी कंपनी ने ऐड दे दिया, जी 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 तो इसका मतलब माइंडसेट लोगों का चेंज हो जाएगा। जी जी। ये मतलब है यहाँ पे। तो हम अपने केसेस बना सकते हैं कि नहीं इस तरह से? तो जो मीडिएशन टर्म होता है, मीडिएशन और मॉडरेशन, वो भी तो कुछ ऐसा ही होता है ना हाँ मैम? ऐसा ही होता है, सेम यही चीज होता है, बस उसको थोड़ा स्टैटिस्टिकली एडवांस टेक्निक का यूज हो रहा है, उसमें एमओएस का यूज आ जा रहा ओके सर। पर है। कॉन्सेप्ट यही होता है ना कि कॉन्सेप्ट मतलब का डिपेंडेंट वेरिएबल पे इम्पैक्ट, और उसको कोई एक तीसरा वेरिएबल आके बढ़ा रहा है या घटा रहा है। यस, कॉन्सेप्ट इज सेम। ओके सर। हम इस चीज को एनोवा से भी प्रूव कर सकते हैं, जनरल लीनियर मॉडल से भी प्रूव कर सकते हैं, हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, एमओएस हमें नहीं आती है ना आए हमें। ओके। अगर कॉन्सेप्ट अगर फंडामेंटल क्लियर है हमें यहाँ पे, जी जी जी। तो हम उसको एडवांस टेक्निक का यूज करके भी कर सकते हैं, और हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहाँ बढ़ जाते हैं, बहुत सारे ज़्यादा क्वेश्चंस का यूज करते हैं, फिर उसको सारे क्वेश्चंस को एलिमिनेट करते हुए चलते हैं, बहुत सारे एक ही क्वेश्चन को पूछने के लिए 10 क्वेश्चन पूछते हैं, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा कर लेते हैं उसको वहाँ पे। ये बट फंडामेंटली क्लियर। ओके सर। क्लियर हुई कि ये मैगजीन इन्फ्लुएंसिंग एंड ब्लॉक का मतलब क्या है? यस सर। तो दो डिजाइन, 3 डिजाइन आपके क्लियर हुई, कौन कौन सी? नाम बताओ आप। सर कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन और हाँ रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। हाँ, रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन। अच्छा, नाम से नहीं पता चल रहा है कि रैंडमाइज ब्लॉक, ब्लॉक वर्ड आ रहा है कि नहीं उसमें? यस सर। और लैटिन स्क्वायर थोड़ा सा डिफरेंट नाम है, तो इसमें क्या हो रहा है कि मोर देन वन ब्लॉकिंग। सर स्क्वायर का मतलब भी टू होता है, मतलब तो हम उससे रिलेट कर सकते हैं कि देयर आर टू ब्लॉक्स। यस यस, उससे भी हम क्लियर कर सकते हैं, बिल्कुल सही। और फुल फैक्टोरियल में आते हैं। Here we will use two blocking variables instead of one blocking variable. The total process is same. Assignment do yourself. इसके लिए हमने छोड़ दिया है यहाँ पे. Now come to the full factorial design. Shalini. Yes, sir. Example of full factorial design. Suppose we are testing for Dant Kanti toothpaste brand among 18 respondents. The effect of two factors, price, 3 levels and packaging color. 3 levels independent variable in non-matrix on the sales dependent variable in matrix. Independent variable price है rupees 35, rupees 55, rupees 90 in nominal scale or categorical or non-matrix. Independent variable packaging color red, blue, green in nominal scale or categorical or non-metric. Dependent variable sales in matrix. Here two independent variable and first dependent variable. We can formulate 3 hypotheses for testing such as H naught, there is no effect of price on the sales main effect. H naught, there is no effect of packaging on sales main effect. H naught, there is no effect of price and packing both on the sales interaction effect. अच्छा, यहाँ पे मेन इफेक्ट क्यों कह रहे हैं, इंटरेक्शन इफेक्ट क्यों कह रहे हैं? सर प्राइस, जैसे कि कोई अगर कोई चीज परचेज करना चाहता है तो पहले प्राइस देखता है, हाँ और जब प्राइस और पैकिंग दोनों देख लेता है और कंपेयर कर लेता है मार्केट में जो भी है, तो फिर उस हिसाब से देखता है उसके लिए कौन सा बेस्ट है।
जब हम दो वेरिएबल को चेक करते हैं, कंबाइंड इफेक्ट, प्राइस एंड Yes, sir. पैकेजिंग को कंबाइंड चेक करना चाहते हैं, हम्म तो उस इफेक्ट का नाम है इंटरेक्शन इफेक्ट। अगर एक सिंगल केवल वेरिएबल का चेक करना चाहते हैं तो उस वेरिएबल इफेक्ट को बोलेंगे मेन इफेक्ट। तो हमारे Yes, sir. कितने वेरिएबल है यहाँ? दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल से कितने हाइपोथेसिस बना सकते हैं? 3। 3. अच्छा, अगर हम 3 इंडिपेंडेंट कर लें, कितने? 3 independent. हाँ, इफ देयर आर, हाँ इसको रीड करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। If there are more complicated situation like 3 independent variable and 1 dependent variable, if there are 3 independent variable first, variable second, variable third, and 1 dependent variable d, then we can formulate 7 hypotheses such as H naught, there is no effect on independent variable first on dependent. H naught, there is no effect on independent variable 2 on dependent variable. H naught 3, there is no effect on independent variable 3 on dependent variable. H naught, there is no effect of variable first or variable second both on dependent variable. H naught, there is no effect of first, second variable, independent variable, and third independent variable both on dependent variable. H naught, there is no effect on first independent variable and third independent variable both on dependent variable. H naught, there is no effect of independent variable 1, independent variable 2 and independent variable 3 combined on dependent variable. सर स्क्रॉल कर दीजिए। हो गया टोटल। जैसे सिर्फ 4 क्वेश्चंस पूछ के, कितने क्वेश्चंस? केवल 4 क्वेश्चंस ही पूछ के कितने हाइपोथेसिस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं? 7। 7. ये If बात we have क्लियर हो रही है? 3, ये बात yes क्लियर sir, हो रही है कि नहीं? yes sir. 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। पहले सिंगल सिंगल बार पूछ लेंगे, फिर उनका हाँ, जो है उनका दो का पेयर बना लेंगे, फिर लास्ट वाले में तीसरे का पेयर बना के पूछ ले, तीनों को साथ में कंबाइंड करके पूछ लेंगे। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि क्वेश्चनेयर बनाने में हमको ज्यादा क्वेश्चन बनाना चाहिए कि कम क्वेश्चन बनाना चाहिए? सर हमें लगता है कम से कम क्वेश्चन बनाने चाहिए, क्योंकि जो रिस्पोंडेंट है वो बोर हो जाते हैं। हाँ, बोर हो जाते हैं। और हम जब हम 7 हाइपोथेसिस टेस्ट कर सकते हैं 4 क्वेश्चन पूछ के, तो तो आपको नहीं ज्यादा लगता है की कि जरूरत क्या है? ज्यादा की जरूरत क्या है? यस सर। लेकिन हम लोग बनाते कितना है? पीएचडी थीसिस में देखा है क्वेश्चनेयर जो फॉर्मेट होता है लोगों का? यस सर, देखा है। 50, 60, 70 तक के क्वेश्चन होते हैं उसमें। तो उससे 70 क्वेश्चन से कितने हाइपोथेसिस बन सकती है अगर देखा जाए तो? सर ये क्वालिटी ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है, वैसे तो बहुत बन सकती है, वैसे मोर तो देन बहुत बन 70। सकती है, मतलब वैसे तो मतलब वो 10 सालों तक उस पे काम करे उसी क्वेश्चनेयर पे। यस सर। इतने क्वेश्चनेयर उसमें इतने हाइपोथेसिस बन जाएंगे कि वो खोजते रहे उसमें से कितने हाइपोथेसिस बन सकती है। यस सर। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं कि 3 वेरिएबल से आपके 2 इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, मतलब 3 वेरिएबल्स टोटल हैं, तो आपकी 3 हाइपोथेसिस क्रिएट हुई। यस सर। और 4 वेरिएबल्स अगर आपके पास हैं तो 7 हाइपोथेसिस क्रिएट हुई। यस सर। और अगर हमारे पास 5 वेरिएबल्स हैं तो आप समझ सकते हो कितने बन जाएगी कॉम्बिनेशन। यस सर, एक्चुअली सर फैक्टोरियल ही लग जाएगा उसमें, हाँ, इसीलिए उसमें फैक्टोरियल है। यस यस, ये इसीलिए इसीलिए इस तरह के केसेस को हम डिस्कस करते हैं फुल फैक्टोरियल में। यस सर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? 3 वेरिएबल्स क्रिएट करना है, प्राइस, पैकेजिंग, सेल्स। यस सर। पहला वाला केस ले रहे हैं जिसमें हम 3 हाइपोथेसिस वाली है। सेकेंड वाला हम 7 हाइपोथेसिस वाला नहीं कंसीडर कर रहे हैं अभी। ओके। ये असाइनमेंट के फॉर्म में हम कर सकते हैं इसको। इसको हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, हम केवल सिंपल वाला केस ले रहे हैं अभी। तो
3 वेरिएबल्स क्रिएट करना है हमें, कौन कौन से? प्राइस, पैकेजिंग एंड सेल्स। और लेवल्स हमारे क्या है? पहले पहले प्राइस में कितने लेवल्स हैं? 3 लेवल्स हैं, Yes, sir. 35, 55, 90। तो हमने प्राइस के लिए 3 लेवल्स सेट कर लिया, वैल्यू लेवल्स। क्लियर? Yes, sir. नाउ पैकेजिंग के लिए भी 3 लेवल्स हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन। और डिपेंडेंट थर्ड वेरिएबल फॉर सेल्स, हियर वी डोंट नीड टू सेट वैल्यू एंड लेबल्स। क्यों? सिंस इट इज इन मैट्रिक, it is a metric variable, value labels are only set for categorical variables as in the case of price and packaging, the shown as shown below. Clear? यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? सेल्स No, में sir. हमने नहीं बनाई, कोई भी वैल्यू लेबल्स क्रिएट नहीं की है। क्यों? सर मैट्रिक है वो। हाँ मैट्रिक है, इसलिए जरूरत नहीं है। अच्छा यहाँ पे कुछ गलत है इस स्क्रीन में? सर मेजर्स में अननोन लिखा हुआ है। हाँ तो इसको सही करना है हमें। प्राइस को क्या सेट करना है? नॉमिनल। नॉमिनल। पैकेजिंग में भी नॉमिनल सेट करना है। ऑर्डिनल सेट कर सकते हैं कि नहीं? सर नॉमिनल ही करेंगे क्योंकि ग्रुपिंग कर रहे हैं हम। अच्छा ऑर्डिनल नहीं कर सकते? नहीं कर सकते सर। फिर से सोच के देखो जरा, दोनों वेरिएबल बहुत ध्यान से देखना है, प्राइस एंड पैकेजिंग। अच्छा बहुत ध्यान से देखना मतलब, ध्यान का मतलब क्या होता है? क्या प्राइस के अकॉर्डिंग ऑर्डर? एक मिनट एक मिनट, मैंने बोला बहुत ध्यान से देखना है, तो ध्यान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। हाँ कंसंट्रेशन। ध्यान को क्या बोलते हैं? मेडिटेशन भी बोलते हैं। वो वो सर दूसरा ध्यान है, जो फोकस कह सकते हैं, ध्यान से देखना, फोकस्ड होके देखो, हाँ तो कॉन्सेंट्रेट वो करना। यहाँ पे जरूरी है, यहाँ पे दोनों में ध्यान से देखेंगे तभी क्लियर होगा। प्राइस एंड पैकेजिंग दोनों में वेरिएबल्स क्या से, और प्रिसाइज हम देख रहे हैं, बहुत प्रिसाइज, कंसंट्रेशन और बढ़ा रहे हैं। प्राइस का लेवल क्या है? सर प्राइस में ऑर्डिनल स्केल हो सकता है लेकिन हाँ पैकेजिंग में प्राइस में नॉमिनल है। ऑर्डिनल स्केल हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट। थोड़ा सा ब्रेन इन्वॉल्व हुआ इसका मतलब आपका। कैसे? एक्सप्लेन करो। सर जो 45 है वो 35 से सुपीरियर है और लास्ट में जो 90 है वो बेस्ट है 35 और 45 के कंपैरिजन में। मीन्स एक ऑर्डर चल रहा है 35, 45 एंड 90 का। यस यस यस, ग्रुप तो है बट ऑर्डर भी है। Ordinal is more powerful than nominal. Interval is more powerful than ordinal, and nominal ratio is more powerful than interval, ordinal and nominal. एक वेरिएबल नॉमिनल भी हो सकता है, ऑर्डिनल भी हो सकता है, इंटरवल भी हो सकता है। तो यहाँ पे प्राइस कैसा वेरिएबल है? नॉमिनल है कि ऑर्डिनल है? सर दोनों है अब तो, नॉमिनल भी है, ऑर्डिनल भी है। और तो अगर आप जैसे बोल रहे हैं कि बेटर कौन सा होता है तो फिर ऑर्डिनल हो जाएगा। हाँ ऑर्डिनल यहाँ सेलेक्ट करना होगा हमें, मतलब नॉमिनल भी हम कर सकते हैं बट हमें समझ अगर रहेगी, अच्छी तरीके से समझ अगर हमें होती है किसी वेरिएबल की, तो हम यहाँ पे क्या यूज करना चाहिए? ऑर्डिनल। ऑर्डिनल। क्योंकि फर्दर अगर स्टेटिस्टिकल टेस्ट में कुछ हाईलाइट नहीं होते हैं कुछ टेस्ट, ओके सर। तो अगर मेजर सही नहीं होता तो फिर आगे के टेस्ट में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे हम क्या सेट कर लेंगे प्राइस के केस में? ऑर्डिनल। ऑड नॉमिनल गलत नहीं है बट ऑर्डिनल मच बेटर।
नाउ कम टू द पैकेजिंग। इसमें क्या है, इसमें क्या कर सकते हैं? नॉमिनल। नॉमिनल, इसमें तो क्लियर है, क्योंकि कोई कलर का कोई ऑर्डर थोड़ी है। जी। कलर में कोई ग्रुप्स हैं, सीधे ऑर्डर तो हो ही नहीं सकता इसमें। एज होता, एज, एज प्राइस की जगह एज होता। तो सर तब कर सकते थे ऑर्डिनल। हाँ, तो ऑर्डिनल कर सकते हैं, लेकिन अगर एज में हमने केवल पूछ लिया कि आप एग्जैक्ट एज अपनी बताओ, एग्जैक्ट, ये नहीं चेक बॉक्स के फॉर्म में नहीं, हम एग्जैक्ट पूछ रहे हैं आप 35 ईयर्स के हो कि 28 ईयर्स के हो, कि अगर हमने ऐसे पूछ लिया किसी से तो तो सर फिर नॉमिनल ही हो जाएगा। कैसे, फिर से बताओ। सर वो रेशियो हो जाएगा फिर। वो हाँ रेशियो हो सॉरी, जाएगा, रेशियो हो जाएगा। वो हाँ। रेशियो हो जाएगा जब हमने कुछ चेक बॉक्स कराए नहीं, ग्रुपिंग कराई नहीं, सीधे एग्जैक्ट पूछ लिया नंबर। मतलब आप 18 रिस्पॉन्डेंट से हमने टोटल उनकी एज पूछ ली, केवल एग्जैक्ट एज आप टाइप करो, चेक बॉक्स नहीं करना है आपको, क्लिक नहीं करना है 4 ऑप्शन में। तो वो कौन सा वेरिएबल, कौन सा स्केल हो जाएगा? रेशियो। रेशियो। जहां पे एग्जैक्ट नंबर होता है वहां पे वैल्यू लेबल्स की जरूरत है, वहां पे उस एज के लिए। ओ सर। और जहां पे अगर एज ऐसा बना हुआ है कि बिलो 21 ईयर्स, 21 to 30, 31 to 40, इस तरह से बना हुआ है एज वेरिएबल, तो सर ऑर्डिनल। ऑर्डिनल। यस, अब क्लियर हुआ आपको? कोई कंफ्यूजन सागर? No, sir. नाउ कम टू द नेक्स्ट, डेटा एंट्री लेवल। डेटा एंट्री हमने कर ली। यहाँ पे हमने क्लिक किया एनालाइज जनरल लीनियर मॉडल यूनिवेरिएट, फिर वही बॉक्स आ गया हमारा सामने, डिपेंडेंट, फिक्स्ड फैक्टर, रैंडम फैक्टर। यहाँ बताओ आप क्या करेंगे हम? शालिनी, सबके पास एसपीएसएस सिस्टम पे है कि नहीं अभी इंस्टॉल? किसी ऐसा, कोई ऐसा भी है जिसके पास नहीं है? सर है, मेरे पास तो है। सबके पास है कि किसी ने अभी वेट किया, अभी नहीं करवाया है अभी इंस्टॉल? है सर। शालिनी, है। शालिनी के पास है कि नहीं? है? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर नहीं हो पाएगा। डिपेंडेंट वेरिएबल में किसको सेंड करें? Sales. हाँ, प्राइस और पैकेजिंग को कहाँ सेंड करें? Price fixed factor. हम्म, Packaging random factor. पैकेजिंग रैंडम में कर दें। यहाँ में रैंडम इफेक्ट नहीं चेक करना है पैकेजिंग का, हमें फुल फैक्टोरियल स्टडी करनी है। तो factors में डाल दो सर। Fixed तो तो कहाँ जाएगा दोनों? fixed factors में। फिक्स्ड फैक्टर में। क्लियर? Clear sir. सेल्स डिपेंडेंट, प्राइस एंड पैकेजिंग फिक्स्ड फैक्टर। नाउ आउटपुट इज जनरेटेड। यस, यस सागर, रीड इट। Hypothesis. हाँ, Hypotheses are given below for testing with the help of the above table. Hypothesis, null hypothesis 1, there is no effect of price on sales. There is no effect of price on sales. Main effect, there is no effect of packaging on sales. And third one is there is no effect of
price and packaging both on sales, interaction effects. Hmm. From the last column, we can see that for price, significance value is 0.000, which is less than 0.05, reject null hypothesis. For packaging, significance value is 0.248, which is greater than 0.05, except H0. For price and packaging, both significance value 0.646 greater than 0.05, except H0. Therefore, we can conclude that there is an effect of price on sale. There is no effect of packaging on sale. There is no effect of both the price and packaging on sale. Decision rule SPSS. If significance value is less than 0.05, reject null hypothesis. If significance value is greater than 0.05, accept null hypothesis. Decision rule in manual calculation formula based reverse of SPSS rule. ये भी पढ़ना है सर? हाँ. If CV is less than TV, accept H0. If CV is greater than TV, reject H0. Example, calculate value CV by formula of for chi-square, bracket open 0 O minus E whole square divided by E, tabulated value TV given in the last page of statistician books. स्टैटिस्टिक्स की बुक्स में पीछे कुछ टेबल्स दी रहती है, Yes sir, हाँ, उसको बोलते हैं टेबुलेटेड वैल्यू. क्या बोलते हैं? tabulated value. और जो हम फॉर्मूले से वैल्यू निकालते हैं किसी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की, उसको बोलते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू. जी सर. जैसे टी टेस्ट की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर्मूले की, टी की वैल्यू, तो उसको क्या बोलेंगे? कैलकुलेटेड वैल्यू. और अगर उसको हम चेक कर रहे हैं किससे? टेबुलेटेड वैल्यू से, तो डिसीजन रूल जो होगा हमारा रिवर्स ऑफ एसपीएसएस हो जाता है. जैसे हमें याद रखना हो अगर कि कैसे हम इसको समझे डिसीजन रूल इन मैनुअल कैलकुलेशन, तो इसी को जस्ट रिवर्स कर दें. ओके सर. जैसे यहाँ पे रिजेक्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा. यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिजेक्ट. तो आपने कोई मैनुअल कोई केस डिस्कस किया है? जैसे एनोवा का मैनुअल कोई क्वेश्चन सॉल्व किया? काई स्क्वायर का कोई मैनुअल क्वेश्चन सॉल्व किया एमबीए के क्लासेस में? यस सर, किया था सर, एमकॉम में किया था लास्ट. हैं? सर एक पेपर था बिजनेस हाँ. स्टडीज करके, उसमें पढ़ा था. नहीं तो एनोवा का केस मैनुअल किया था कि काई स्क्वायर का मैनुअल किया था? तो सारे किए थे, एफ टेस्ट, अनोवा, टी टेस्ट सारे. तो जो मैनुअल किया था हम्म. उसको आपको नेक्स्ट क्लास में मुझे दिखाना कि वो डेटा आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो एसपीएसएस में, उस डेटा को. सर अनोवा का सर कौन सा टेस्ट करना? अनोवा का? हाँ, जो एनोवा का मैनुअल कैलकुलेशन करके आपने सॉल्व किया था केस, है आपके पास वो नोट्स है आपके पास? बुक तो सर यहाँ नहीं होगी मेरे पास अभी फिलहाल, हाँ. बट कर सकते हैं ट्राई. हाँ, तो एक हमें जैसे मैनुअल कैलकुलेशन कर, इसलिए हमने इसको रखा है लास्ट में, इसको सबसे लास्ट में ही रखा है इसीलिए कि एक बार आप मैनुअली कैलकुलेट करो, स्टैट्स की बुक से पीछे टेबुलेटेड वैल्यू से चेक करो, और सेम केस को एसपीएसएस से चेक करो. ओके सर. तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये एफ क्या होता है, ये मीन स्क्वायर क्या होता है, ये डीएफ क्या होता है, ये सब क्लियर हो जाएगा. ओके सर. मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? आ रही है सर. अच्छा, ये आर स्क्वायर क्या होता है? Sir, explanatory power of IV. मतलब सर कितना परसेंट वेरिएंस जो डिपेंडेंट वेरिएबल में आ रहा है वो IV के द्वारा एक्सप्लेन किया जा रहा है, दैट इज कैलकुलेटेड बाय आर स्क्वायर. हाँ, तो समझ में तो नहीं आया सबको क्या बोला? सबको समझ में आया क्या बोला इसने?
नो सर। आप फिर से बताओ सृष्टि, ये क्या, शिवानी। शिवानी। हाँ, सर आर स्क्वायर बेसिकली मतलब क्या होता है कि आईवी अगर सेल्स है और एडवर्टीजमेंट है, तो सेल्स में जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, वो एडवर्टीजमेंट की वजह से कितने आ रहे हैं, वो जो वैल्यू आती है वो डिफाइन होती है आर स्क्वायर। मीन सेल्स में जो कितने परसेंट चेंजेस हो रहे हैं, कोई भी चीज 100% चेंज होती है, उसका कितना परसेंट जो चेंज है वो एडवर्टीजमेंट एक्सप्लेन कर रहा है, दैट इज आर स्क्वायर। नहीं अभी भी नहीं क्लियर हुआ हमें। दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं यहाँ, कौन कौन से, प्राइस और पैकेजिंग, और जी, डिपेंडेंट कौन सा है, सेल्स। सेल्स। प्राइस और पैकेजिंग का जो डेटा है वो सेल्स को डिफाइन कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कितना परसेंट, 86.4%। दैट मीन्स 100 में से इसको माइनस कर दें अगर, 100 माइनस 86.4 तो कितना होता है, 13.6। 13.6। इक्वल टू 13.6। 13.6 जो है ये कह सकते हैं कि प्राइस और पैकेजिंग का डेटा लॉस है, या कुछ और वेरिएबल ऐड करने चाहिए सेल्स को डिफाइन करने के लिए। ये जितना कम होता है आर स्क्वायर, इसका मतलब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल सफिशिएंट अमाउंट में ठीक नहीं सेलेक्ट किए गए हैं, या उनका जो डेटा कलेक्ट किया गया है वो रेशियो स्केल में नहीं है, आपका ग्रुपिंग वेरिएबल स्केल में ज्यादा है डेटा। अच्छा, ग्रुपिंग वेरिएबल में आपको 100% डेटा मिलता है कि रेशियो स्केल में 100% डेटा मिलता है? जैसे एज को लेते हैं, एज में अगर हमने एग्जैक्ट एज पूछ ली तो वो हमें सही पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है, कि हम ग्रुप्स में अगर हम एज लेते हैं तो वो सही इंफॉर्मेशन पूरी मिलेगी हमें? नहीं क्लियर हुआ? एज दो तरीके से ले सकते हैं, ग्रुपिंग के फॉर्म में भी ले सकते हैं और एग्जैक्ट के फॉर्म में भी ले सकते हैं। सर एग्जैक्ट के फॉर्म में मिलेगी। अगर वैसे देखा जाए तो सही, हमें तो सही मिलेगी, लेकिन ग्रुपिंग में जो है ज्यादा लोग हेर फेर नहीं करेंगे। हाँ, ज्यादा लोग हेर फेर नहीं करेंगे, लेकिन हमें जो डेटा लॉस अगर होगा तो ग्रुपिंग में यहाँ आर स्क्वायर कम आता है, और अगर हम एग्जैक्ट पूछते हैं इंफॉर्मेशन अपनी तो आर स्क्वायर बढ़ता जाता है, क्योंकि डेटा लॉस वहां कम से कम है। किसमें? रेशियो स्केल। ग्रुपिंग में। अच्छा। नहीं, रेशियो में डेटा लॉस कम है, ग्रुपिंग में कैसे डेटा लॉस है? जैसे सपोज करो आप ग्रुप वाइज पूछ रहे हो कि बिलो 21 से बीच में, 21 से 30, तो वहां पे एग्जैक्ट किसी ने थोड़ी बताया, तो उस बिटवीन में भी तो कुछ लोग होंगे। यस सर। तो वो जो बिटवीन का जो रेंज है ना, वो डेटा लॉस कहा जाता है। ओके। तो हमें वेरिएबल्स अगर आर स्क्वायर बढ़ाने होते हैं जैसे ज्यादा, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमें और ऐड करने चाहिए अगर आर स्क्वायर बढ़ाने हैं हमें, या सही और इस आर स्क्वायर का डेटा अगर हमारे पास, फिगर हमारे पास है, रिलायबिलिटी जैसे उसकी चेक हो प्रॉपर सही तरीके से। तो आर स्क्वायर कंसेप्ट इज क्लियर और नॉट? क्या अभी नहीं क्लियर है? अच्छा, आर स्क्वायर को हम लोग इसका दूसरा नाम किसी को पता है, आर स्क्वायर को क्या कहते हैं? सर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बनता कैसे है, आर स्क्वायर बनता कैसे है? सर 1 माइनस अनएक्सप्लेन वेरिएंस।
divided by minus- total variance. हैं? 1 minus unexplained variance divided by total variance. नहीं, अगर हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के टर्म में समझना चाहें तो जी आर होता है ना कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोरस जी तो आर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को मल्टीप्लाई कर दें, अगर आर को मल्टीप्लाई कर दें तो वहां से हमें आर स्क्वायर नहीं मिल सकता है? अच्छा, इसको बहुत डीप में हम जा रहे हैं, यहाँ पे इसको ब्रेक करते हैं अभी। केवल यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं कि ये 13.6 क्या है और 86.4 क्या है? यस सर प्राइस और पैकेजिंग दोनों मिल के कितना परसेंट सेल्स को Explain. एक्सप्लेन कर पा रहे हैं? 86.4% एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। दैट इज ए गुड मॉडल कहा जाएगा इसको, अच्छा मॉडल बोला जाएगा कि भाई 86% एक्सप्लेन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, हमने अच्छे इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेलेक्ट किए हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। अगर यही फिगर अगर आपकी 30% आती या 20% आती आर स्क्वायर की वैल्यू तो सर आईवी डीवी को पूरी तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है। तो फिर वो ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वेश्चनएयर में रखने चाहिए? नहीं सर उसको तो बिल्कुल हटा देना चाहिए जिसकी आर स्क्वायर की वैल्यू 20% अगर आ रही है। तो हमें तो ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए जिसकी आर स्क्वायर की वैल्यू हाईएस्ट लेवल पे जाए। 100% पे आर स्क्वायर की वैल्यू जा सकती है कि नहीं? नहीं सर क्यों? सर कोई भी आईवी किसी डीवी को कुछ ना कुछ वेरिएंस रह जाते हैं जो आईवी के द्वारा प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। मे बी जो वेरिएंस है बाय चांस सर अगर तो दोनों रेशियो स्केल में हो तो, आईवी और सर डीवी दोनों रेशियो स्केल में हो तो सर नो आइडिया। अच्छा, चेक करके बताना कि दोनों रेशियो स्केल पे क्या होगा। तो आई थिंक आज की क्लास यहीं पे ओवर करनी पड़ेगी हमको। आज थोड़ा सा डिस्कशन लेवल पे ज्यादा हम लोगों ने कर लिया। मेन इफेक्ट, इंटरेक्शन इफेक्ट क्लियर है? यस सर Yes, sir. और ये एक हमने टास्क आपको दिया है, क्या दिया है? ये लास्ट वाला सबके पास अवेलेबल है? ये वाला टास्क, लास्ट वाला एग्जांपल जो लिखा है, यस सर बुक्स भी होगी आपके Yes, पास। sir. तो आपको टेबुलेटेड वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू देखनी है और कोई एक ऐसा केस सॉल्व करना है जो मैनुअली आपके पास उसका आंसर निकला हो, बुक्स में अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व किया हो, और उस क्वेश्चन को हम एंट्री कैसे करें एसपीएसएस में, ये समझना होगा आपको। Okay, sir. क्लियर हो रही मेरी बात, हम क्या कह रहे हैं? Right, sir. sir. Okay, sir. Yes, sir. जैसे जब तक ये आप क्लियर नहीं करोगे, मैनुअल और एसपीएसएस को जब तक आप दोनों मिक्स नहीं करोगे तब तक ये क्लियर नहीं होगा एनोवा। Okay, sir. क्योंकि ये फिगर सिर्फ इतना ही नहीं है कि यहाँ से चेक करके बता दिया हमने और यहाँ से आप समझ भी नहीं पाओगे मीन स्क्वायर क्या होता है, एफ क्या होता है, डीएफ क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर, क्योंकि वहां पे हम मैनुअली कैलकुलेट करते हैं। जो फिगर यहाँ पे डायरेक्ट निकल गई है वहां पे मैनुअली कैलकुलेट करना होता है, फॉर्मूले होते हैं ना, देखा होगा। Yes, sir. कोठारी वाली Yes, sir. बुक में भी दिया हुआ है, कई क्वेश्चंस दिया हुआ है उस वहां पे भी जो सॉल्व किया हुआ है, मीन स्क्वायर निकाला है, सम ऑफ स्क्वायर निकाला है, डीएफ निकाला है। क्लियर? लेकिन Yes, sir. वहां पे इसका रोल नहीं होता है, वहां पे एफ का रोल होता है। वहां पे ये इस वैल्यू को क्या बोलेंगे, टेबुलेटेड बोलेंगे कि कैलकुलेटेड बोलेंगे? सर ये Calculated. कैलकुलेटेड हाँ, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई है एसपीएसएस ने निकाल के दिया, वहां पे हम कैसे निकालेंगे इसको? फॉर्मूले से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? Formula.
और उसको चेक किससे करेंगे हम लोग? से tabulated टेबुलेटेड values. वैल्यू से चेक करेंगे। क्लियर? Yes, sir. Yes. लेकिन चेंज क्या होगा? हाइपोथेसिस में जस्ट रिवर्स हाइपोथेसिस हो जाएगी इसकी। जहां पे एक्सेप्ट है वहां पे यहाँ पे रिजेक्ट है, यहाँ पे रिजेक्ट की जगह एक्सेप्ट हो जाएगी। क्लियर हो रही है? Yes, sir. तो नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी, इसका प्रैक्टिकल हमें करना है, और फिर केस 4 फिर कंटिन्यू हो जाएगा नॉन पैरामेट्रिक में, जो हमने यहां से ब्रेक किया था, याद हो रहा है? नॉन पैरामेट्रिक। तो यहां से हम क्लोज करते हैं आज। ठीक है, एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन? सर आपने असाइनमेंट दिया था ना नॉन पैरामेट्रिक का, तो उसका हम केस को थ्योरेटिकली कैसे फॉर्म करें वो अभी क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे आपने टेस्ट लगवाया था, आपने उसमें मतलब बता रखा था कि ऐसे ऐसे ग्रुपिंग करी है और हमने ऐसे ऐसे टेस्ट रन किया है, लेकिन थ्योरेटिकल कैसे फ्रेम करें अभी उसमें मैं कंफ्यूजन है, इसलिए हमने अभी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया है। नहीं तो सेम हमें क्या करना है उसके लिए कि एक टॉपिक हमारा अभी मिसिंग है उसके लिए, नॉर्मेलिटी एंड होमोजेनिटी टेस्ट। जी। तो वो डिस्कस करने के बाद ही वो सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से। तो अभी फिर सर क्या करें, हम भी वैसे एज्यूम करके बनाते जैसे आपने बताया, या फिर वेट करें? नहीं नहीं नहीं, अभी हमें एज्यूम पूरा करके एज्यूम करके बना लें, जिससे हमें प्रैक्टिस तो हो जाए दोनों की अलग अलग। ओके सर। मतलब ये वो गलत ही होगा, अभी पूरी तरह से सही नहीं मानेंगे हम उसको, लेकिन हमें समझ में तो आ जाएगा दोनों का डिफरेंस कहाँ है। ओके सर। फिर हम क्या स्टार्ट कहाँ से करेंगे? अब इन दोनों को जब हम खत्म करेंगे, दोनों पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक को, तो हम स्टार्ट कहाँ से हो जाएंगे? फिर कौन सा टॉपिक वी विल डिस्कस? नॉर्मेलिटी एंड होमोजेनिटी क्या डिस्कस करेंगे? और फिर हम डिसाइड करेंगे कि हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करें कि पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करें। क्लियर हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। अगर नॉर्मेलिटी होमोजेनिटी अगर पहले ही हमने बताना शुरू किया होता, सबसे पहली क्लास अगर उसकी होती, तो क्लियर नहीं होता आपको ये चीजें, दोनों का क्लियर का डिफरेंस नहीं पता चलता इसका। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? जी। Yes, sir. तो Yes, sir. 13.6 से क्या बोलेंगे इसको? डेटा लॉस भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? Data loss. और 86.4 को क्या बोलेंगे? कि 86.4% is explained by the independent variable towards dependent variable। जो प्राइस एंड पैकेजिंग दोनों मिल के जो हैं, वो डिपेंडेंट सेल्स को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कितने परसेंट तक? 86.4% तक। दैट इज अ गुड सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्राइस एंड पैकेजिंग टू एक्सप्लेन द सेल्स डेटा। ठीक। जी। तो यहीं पे हम एंड कर रहे हैं आज की क्लास को। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी का प्रैक्टिकल अप्रोच, और एसपीएसएस की जो फाइल हमने भेजी है उस पे आप ट्राई करके देखना, कोशिश करना कि क्या आपको वो रिजल्ट आउटपुट जनरेट हो रहा है कि नहीं। अदरवाइज मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। ओके सर। अच्छा, जो अभी हम लोगों की स्पीड है उसको थोड़ा फास्ट रखें और तेज रखें, कि समझ में सबको आ रहा है, या थोड़ी सी अभी स्लो है? सर इस पे ठीक है। हैं? ठीक है सर सर। अभी सही है ये। इससे तेज ना चले ना। यस सर सर। ग्रेजुअली बाद में तो जब हम लोगों को चीजें समझ में आने लगेंगी तब तेज अपने आप हो ही जाएगी। हाँ, वो अपने आप तेज हो जाएगा, क्योंकि अभी तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि फंडामेंटल क्लियर होना इम्पोर्टेंट है। यस सर। और एक बार फंडामेंटल क्लियर हो गया तो फिर तो आपको इमीडिएट समझ में आएगा सारी चीजें। यस सर। तो ये बेनिफिट कुछ है कि नहीं आपको इसका पढ़ने का? आपको सर Yes, है sir. बहुत ज्यादा, बहुत सारी बेसिक चीजें पता चल जाती हैं। अच्छा अच्छा। और अपार्ट फ्रॉम एसपीएसएस भी